सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस, देखो इसमें आपको चारों के चारों जो रूल्स हैं वो सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि हम बात करें प्लस एम माइनस एम की, तो देखिए बेटा हमने एक ग्रुप डिसाइड किया था जी, अगर उस जी पर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है तो किस तरह का इफेक्ट शो करने वाला है, दैट इज अगर एम इफेक्ट की बात करें, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें, तो अगर माइनस है तो वो क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और अगर जी पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो किस तरह का इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ऑर्डर्स लिखवा चुके हैं तो ऑर्डर्स को एक बार रिकॉल कीजिए। माइनस एम सीरीज की अगर बात करूं मैं, माइनस एम सीरीज क्या ट्रिक थी बेटा इसकी, माइनस एम कनाडा से, कनाडा मतलब CH2 पॉजिटिव से काट दो, नाइट में, नाइट मतलब NO2, ठीक है, नाइट में साइनिंग, साइनिंग का मतलब साइनाइड, सूरज, सूरज का क्या था SO3H, आकर, सूरज आकर। अब आकर में सब कुछ आ गया था, आकर में कौन कौन आ गया था, एल्डिहाइड आ गया था, कीटोन आ गया था और एस्टर आ गया था। आकर कनाडा से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर, ठीक है, क्या बोला, आकर बोला कार एंड कार। तो कार के लिए था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड के लिए था आपका अमाइड और कार्बोक्सिलेट। ये ऑर्डर था, ट्रिक आपको याद है, काम कर सकते हो आगे। ठीक है, प्लस एम की बात करते हैं। तो प्लस एम सीरीज क्या थी बेटा आपकी, प्लस एम सीरीज सी नंबर 1 2 3, तो सी का क्या था CH2 नेगेटिव, नंबर NH नेगेटिव और नंबर में 2 आ गया N और O तो O नेगेटिव। 1 2 3, तो ये 1 2 3 क्या था यहाँ पे, 1 डिग्री अमाइंस थे, तो मतलब 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑल, ऑल का मतलब फिनॉल, मतलब OH ग्रुप है। ऑल मैथ्स इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश, तो मैथ्स में तो आ गया था आपका मिथॉक्सी। अब एंड में प्रॉब्लम था, अमाइड टाइप का था, हमने अमाइड होता है ये, लेकिन अगर यहाँ से बॉन्ड जुड़े तो अमाइड निकल आएगा। तो ये कहाँ से जुड़ रहा था आपका NH C डबल बॉन्ड OR, ये था। एंड इंग्लिश, एस्टर में भी प्रॉब्लम थी, तो एस्टर में क्या था, दैट इज C डबल बॉन्ड OR डैश, यही था। तो यहाँ से फ्री होता था इस तरह से, तो एस्टर टाइप है ये, इसको ऐसे लिख लो आप, दैट इज OR, ठीक है। फॉर फ्लोरीन CBI, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बीच में कुछ भूल गए, फिजिक्स मतलब फिनॉल, तो यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप और आना था, फिनाइल जिसको पीएच ग्रुप कहा था हमने, और फिर आया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ट्रिक था, आई थिंक याद है, बना लोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, इसका ट्रिक आपको दिया था, इसका दिया था, माइनस आई का दिया था, प्लस आई का आपको नहीं दिया था, सीधा उसका था, सिंपल सा। तो इन सारे ट्रिकों को यूज़ करते हुए आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, दैट इज बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग और डांसिंग रेजोनेंस की। तो इनके बारे में भी फटाफट देख लेते हैं क्या होता है ये, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटीज़ को। अभी जो कुछ पढ़ा है ना आपने, उन सब का मिक्सअप इफेक्ट्स शो होने वाला है, मिक्स इफेक्ट्स, कि कैसे इनको रोल प्ले करना है। फटाफट लिखो। इसके अलावा दो चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है, बैक बॉन्डिंग और डांसिंग रेजोनेंस, उनके बारे में और देख लीजिए बेटा। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैक बॉन्डिंग की। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होती क्या है। अच्छा, बैक बॉन्डिंग जो होता है, इट्स अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, ये बात याद रखना, ये भी एक टाइप ऑफ रेजोनेंस होता है। और बैक बॉन्डिंग हमेशा क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी बताता है आपको बेटा।
ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। तो ये भी बात याद रखना कि इट्स अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का ही टाइप है। कंडीशन क्या है बेटा इसकी? बैक बॉन्डिंग होने के लिए सबसे ज़्यादा कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि देयर मस्ट बी अ बॉन्डिंग, ठीक है, देयर मस्ट बी अ बॉन्डिंग बिटवीन, किसके बीच में? टू एटम्स, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनना, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनना ज़रूरी है। और ये जो दो एटम है, ये जो आपके दो एटम है, इनमें वन एटम हैज़ या मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। एक तो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। एंड द सेकेंड एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, उसके पास खाली डब्बा होना चाहिए। ये दो नेसेसरी कंडीशन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर ये कहते हैं नेगेटिव सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर ये हो। थर्ड वाली कंडीशन देखो जरा, सही है भाई, पॉजिटिव चार्ज भी तो एक तरह से खाली ऑर्बिटल ही होता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि बेटा BF3 का एग्जाम्पल ले लो आप। अब BF3 को कैसे बनाते हैं? बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा बेटा बताओ, और कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? पहली कंडीशन ये थी कि दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल है जी, ठीक है। हमें पता है फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, और बोरॉन ग्रुप सेकंड का ऑर्बिटल है, और ग्रुप सेकंड ऑर्बिटल के पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। लेकिन वो वैकेंट कौन सा होगा बेटा? इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है और उसी का ही होता है। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये कौन सा है? 2p का वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि तीन ही पार्टिसिपेट किया, चौथा खाली रह गया। और ये जो ऑर्बिटल है फ्लोरीन कौन से में आता है? 2 में ही आता है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसके द्वारा वो कौन सा बना? 2p पाई ऑर्बिटल, जैसा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। सेम केस, बोरॉन के नीचे ही आता है, बिना इलायची गरम इंडियन टी। तो कैसे बनाएंगे? एल्यूमिनियम OH OH OH। किस में बॉन्डिंग होगी बताओ बेटा? किसके पास वैकेंट है और किसके पास क्या है? एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जरा बताइए बेटा, कौन से ये वैकेंट ऑर्बिटल जो लोन पेयर है ये कौन से ऑर्बिटल में? भाई लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज उसी का होता है जिसमें वो शेल है, जो उसका शेल होता है। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, तो ये लोन पेयर भी उसी का ही होगा, तो 2p का ही है। ये कौन सा है? एल्यूमिनियम 3p। सोच के बता। एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तीन ही बॉन्ड सेटिस्फाई कर पा रहा है, चौथा बॉन्ड खाली है, इसका खाली है ना। और वो खाली कौन सा है इसका? बोरॉन एल्यूमिनियम। बोरॉन सेकंड ग्रुप में आता है, थर्ड में आता है, तो ये कौन सा हुआ? 3p का हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका? 3p का। तो यहाँ जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी? 3p 2p पाई बॉन्डिंग है। एक इंटरेस्टिंग केस देता हूँ तुम्हें, बताना सोच समझ के, कि नाइट्रोजन SiH3 SiH3 SiH3, इसमें किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है? भाई सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 इधर बना दिया, चौथा इधर बना दिया, पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का आता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, दिख रहा है 5 होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो ये जो ऑर्बिटल है ये किस में है आपका?
2p में दिख रहा है साफ। इसके पास कौन सा खाली है जी? सिलिकॉन थर्ड ग्रुप का मेंबर है, थर्ड पीरियड का, सॉरी थर्ड शेल का, ठीक है, और शेल का मेंबर है तो इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इसके पास क्या खाली रहा होगा? 3d। ये जो वैकेंट है या तो होगा p का या फिर होगा d का, p का या फिर होगा d का, f की तो बात नहीं कर रहे हम लोग। तो यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है बेटा? 3d का है। तो जो बॉन्डिंग होनी है वो कौन सी होगी? 2p पाई 3d पाई के बीच में। अब एक लास्ट केस लेता हूं, उसका बताना आप मुझे। CCl Cl Cl नेगेटिव, अब कैसे होगी इसमें? वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव तो लोन पेयर के पास जाएगा नहीं, तो कैसे होगी बैक बॉन्डिंग, जबकि इट्स अ केस ऑफ बैक बॉन्डिंग? कैसे? सोचो। चलो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास नेगेटिव है, मतलब ये तो देगा। क्लोरीन के पास देखते हैं, क्या इसके पास खाली जगह है बैठने के लिए? लेट्स सी। 3 लोन पेयर होते हैं, 3 है भाई, 3 लोन पेयर हैं। क्लोरीन कौन सी शेल का होता है? फ्लोरो सेकंड का, क्लोरो थर्ड का। तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली रहा? 3p, तो लोन पेयर आ गए ना, 3d खाली पड़ा हुआ है इसका। तो यहां पर जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? याद रखना, ये लोन पेयर जो हैं वो तो है 3p के, लेकिन ये 3d के बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें जाएगा। तो जो बॉन्डिंग बनी, और ये नेगेटिव चार्ज किसका होगा? 2p का। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर उसी शेल के होते हैं जिसका वो मेंबर है। तो यहां जो बॉन्डिंग मिली कौन सी मिली मेरे को? 2p पाई 3d पाई के बीच में मिली, p पाई d पाई बॉन्डिंग मिली। समझ में आ गई बात? तो किसी भी तरह की चीजें हो, एक बार देख लिया करो कि कौन से शेल का है और खाली क्या है, कितने बॉन्ड बना रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा करो, 7 होने चाहिए थे, तो 6 और 1 यहाँ पे 7 पूरा हो चुका है, मतलब वैलेंस शेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वैलेंस शेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। टोटल काउंट कर लिया करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, 5 होते हैं, 3 थे, 2 नहीं थे, इसका मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो पार्टिसिपेट करेगा। फिर सिलिकॉन की बात कर रहे थे, 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो ये रहे, चौथा ये रहा, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब वैलेंस शेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो कुछ और बचा होगा इसके पास। ऐसे सोच लिया करो। समझ में आ गया? ओवरऑल कंसेप्ट ये है बैक बॉन्डिंग का। कहानी क्लियर हुई? अब आती है बात बेटा डांसिंग रेजोनेंस की। रब करें, नोट डाउन फर्स्ट। नाउ सो बैक बॉन्डिंग में कोई डाउट बेटा? इससे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग में जानने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस इन्हीं पॉइंट्स को बुक्स में देखोगे तो थियोरेटिकल फॉर्म में इधर उल्टा सीधा लिखा हुआ है और सीधी सी कहानी है। बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या चाहिए? मेन चीज़ तो चाहिए आपको लेवल बराबर, मतलब शेल टू शेल हो तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। शेल अगर बीच में गैप, जैसे एक 2p का है और एक 4p का है, बॉन्डिंग करने की कोशिश करे तो स्टेबिलिटी कम होगी, बढ़ ही नहीं पाएगा, जंप ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी याद रखनी है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग बेंट हाइपर कंजुगेशन। स्टेबिलिटी की दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल इसी पे माना जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। ये एक साइक्लोप्रोपीन बनाया है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। एंगल कितना होगा सोच के बताओ? 60 डिग्री का होगा, अगर इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स हैं तो 60 का है। हाइब्रिडेशन क्या होगी? यहाँ कार्बन है तो sp3 होगी, ये बात भी क्लियर है। sp3 होता तो एंगल कितना होना चाहिए था? 10, कितना होता है sp3 का? 109 डिग्री 28 मिनट्स, यही होता है जी। तो एक बात समझना,
ये इसका एक्सिस है, समझ लो, ठीक है। ये जो कार्बन है ये sp3 ओरिएंटेड है, तो ये चाहेगा, क्या चाहेगा कि अपने ऑर्बिटल्स को ट्विस्ट करे। मतलब इस कंपाउंड पे भारी दबाव आने वाला, भारी टेंशन होने वाला है। क्यों होने वाला है? बिकॉज ऑफ दिस, कि ये चाहता है कि मैं बार बार अपने आप को इधर की तरफ शिफ्ट करूं, क्योंकि 109 डिग्री बनने की कोशिश करेगा। समझ में आया? गॉट इट? और इसी को कहते हैं हम लोग, दैट इज, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, इट फील मैक्सिमम टेंशन। टेंशन को हम यहां पे स्ट्रेन कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन फील करेगा। क्यों फील कर रहा है? क्योंकि कार्बन sp3 में है जी, और कार्बन sp3 में तो 109 डिग्री के बनने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई? और इसी वजह से यहां पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा ऑर्बिटली समझो आप। या ऐसे लो, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन का एक ऑर्बिटल, ये कार्बन का दूसरा ऑर्बिटल, ये कार्बन का तीसरा ऑर्बिटल, ये रहा इसका ऑर्बिटल। दीज आर द ऑर्बिटल्स। यही स्ट्रक्चर बना है, समझ में आया? सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके ऊपर डाल लो CH2 पॉजिटिव। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटाइन। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटाइन, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, सॉरी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो, ये फंक्शन ग्रुप हो गया। तो ये साइक्लोप्रोपाइल इससे जुड़ा है, ये मिथाइल था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन। अब जरा समझते हैं, ये sp2 में है, दिस कार्बन इज sp2, तो sp2 में है तो इसके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा रहेगा बेटा, ये वाला ऑर्बिटल इसके पास खाली है। समझ में आया बात? इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऑर्बिटल इसके पास खाली। कौन सा ऑर्बिटल है बता सकते हो? कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? ये ऑर्बिटल कौन सा खाली है? ये sp2 हाइब्रिडेशन में, मतलब एक s और 2 p का इस्तेमाल किया है इसने, तो तीसरा कौन सा खाली रहा होगा? pz ऑर्बिटल खाली रहा होगा डेफिनेटली। दिस इज द pz ऑर्बिटल, 2pz। अगर पूरा क्लियर करूं तो 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये जो बना, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऑन द एक्सिस ही हैं। जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऑन द एक्सिस बने, क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां पर है, ठीक है। अब दिस कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा बेटा। और sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से ये मैक्सिमम स्ट्रेन फील करेगा, जैसे ऊपर बताया था। और क्या होने की कोशिश करेगा? ये मतलब ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा फिर वो कैसा हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, ठीक है। और वो बेंड कैसे होगा जरा देखते हैं। देखना है जरा इसको ध्यान से। ये इसका 2p ऑर्बिटल था, ठीक है। अब जो कार्बन के ये वाले ऑर्बिटल्स थे, एंगल था 60 डिग्री, बट होना चाहेगा ये 109 डिग्री की। तो 109 डिग्री की होने की वजह से ये ऑर्बिटल थोड़ा सा इधर खिसक गया। बात आई समझ में? शेप कैसी होगी? पेन। दूसरी बात, जो ऑर्बिटल्स हैं ये आउट ऑफ एक्सिस चले जाएंगे, मतलब
बेंड शेप के हो जाएंगे। नोट, क्या इतनी समझ में आई बात? क्या पॉसिबल रीजन रहे होंगे? बेसिकली दो रीजन इस पे सजेस्ट किए जाते हैं, टू पॉसिबल रीजन कि ऐसा क्यों हुआ होगा। पहला है मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम। पहला रीजन तो ये, दैट इज द मैक्सिमम रिपल्शन बॉन्ड पेयर। ठीक है, कहां पर? ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर रिपल्शन ज्यादा था, तभी तो ये अपनी शेप एक्सिस के बाहर ले गए। दूसरा रीजन क्या था? दैट इज मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। इन दो रीजन की वजह से, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच ऑर्बिटल गोज अवे फ्रॉम एक्सिस, वो एक्सिस से अवे चले जाएंगे और किस शेप के हो जाएंगे बेटा? बेंड शेप के हो जाएंगे। क्यों हुआ ऐसा? टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी और टू मिनिमाइज द रिपल्शन। टू अटेन स्टेबिलिटी, या आप इसी को बोल सकते हो मिनिमाइज द रिपल्शन। कहानी पल्ले पड़ी है नहीं? आया समझ में? अभी तुम्हें दो बात समझ में आई। तुम्हें यह समझ में आ गया कि इसको बेंड क्यों कहते हैं, इसको बेंड क्यों कहते हैं, डांसिंग क्यों कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्यों कहते हैं, ये चीजें भी क्लियर करूंगा। अभी तो तुमने सिर्फ एक कंडीशन समझी है इसकी। इसको रब करें, देख लिया? अब जरा बेटा बात को ध्यान से समझना। तो यहां तक सिचुएशन आपको समझ में आ गई है कि एंगल स्ट्रेन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, वो अपनी एक्सिस को चेंज कर गया। अब जरा एक बात समझिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है हमारे पास? यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस वैकेंट ऑर्बिटल के पास में आ गई या नहीं आई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस ऑर्बिटल के पास में आ गई बेंड शेप होने की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें जाने की कोशिश करेंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू वैकेंट ऑर्बिटल, बात समझ में आ गई? और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक तरफ खाली ऑर्बिटल पड़ा है, तो क्या होगा? बॉन्ड बनने की कोशिश होगी। ठीक है, तो हम यहां पे ऐसे लिख लो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू vacant orbital and wants to form bond। वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा जी। और बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड, अगर बॉन्ड बन गया इसमें, तो हमें करना क्या था? इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करना था जी। जैसे बॉन्ड बन गया, कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी थी और उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बात पल्ले पड़ी? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो पूरी सिचुएशन ये थी। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने वो था ये CS2 पॉजिटिव। ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ एक चीज समझ में आ गया, दैट इज बेंड किस लिए कहा गया। बेंड इसलिए हुआ ताकि एंगल स्ट्रेन था, और दूसरी बात बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो एक्सिस पे था उसको उसने कम किया। दो रीजन पॉसिबल है इसके। अब आप ये बताओ इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। देखिए बेटा, यहां पे आपको दिख रहा है इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूं इसकी। अगर ये सिग्मा बॉन्ड इसके पास चला जाए तो क्या होगा? नेगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव इसके पास आ गया। तो
जैसे ही नेगेटिव आएगा पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे जी, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इस पर रह गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये भी तो जा सकता है, ये भी तो जा सकता है, तो ये अगर जाता है तो नेगेटिव इस पर पॉजिटिव इस पर, तो सिचुएशन क्या बनेगी बेटा, मैं यही बना देता हूं एक साथ ही। क्या बनेगी सोचो, ऊपर तो डबल बॉन्ड हो गया और पॉजिटिव इधर आ गया। ठीक है, मतलब ऐसा था, एक बार का इधर का टूटा तो ये ऐसा हो गया, एक बार इधर का टूटा तो ऐसा हो गया, तो बार बार यूं 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 होता जा रहा है। तो डांसिंग कर रहा है नहीं कर रहा, और फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तीसरी कंडीशन, ये भी तो टूट सकता है। जरा बात को ध्यान से समझना, नीचे वाले केस में मैं इसको अलग से दिखाता हूँ। CH2 पॉजिटिव, कार्बन 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 प्लस, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। ये हो गया ना सारा कुछ। नीचे वाले को देखिए आप, किस तरफ जाए, चाहे इधर भेज दो चाहे इधर भेज दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको इधर ला रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ। तो बात को समझना, नेगेटिव इस पे आ गया, पॉजिटिव इस पे आ गया, आया। अब कंडीशन ध्यान से समझना, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनेंगे, बन गया। तो बॉन्ड कैसा बना, इसके बीच में बना, और ये बॉन्ड यहां से गायब हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बनेगा नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बन गया, ट्रायंगल बन गया एक, ये यहां से गायब हो गया। आया समझ में। और कंडीशन क्या हो सकती है, सोच के बताओ, व्हाट विल बी द अनदर कंडीशन। किधर, मतलब बना के दिखा, मिरर इमेज कहां से आ गया, कुछ भी समझ। एक और केस बनाते हैं, ये सभी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं, ध्यान रखते जाओ। एक इंटरेस्टिंग थिंग दिखाता हूं आपको। ये था, आपने कहा सर ये बॉन्ड इधर जा रहा है जी, इस साइड घुमा दो एक बार, इधर भी तो जा सकता है, इधर ले आओ इसको, नेगेटिव पॉजिटिव बना। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे जी, बॉन्ड बनाएंगे। और जो बॉन्ड बनेगा उसके बाद ये बनेगा, देख लो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ये और ये मिलके एक बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे पड़ा रह गया और बॉन्ड है बीच में, टूटा नहीं है। समझ में आई बात। तो ये भी इसी का रेजोनेंस है। अगर यहां पे Cl जोड़कर AgBr के साथ रिएक्शन करवा दी या AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दी और एक रिएक्शन में ये डाल रखा हो, बाकी नहीं दे रखा हो, तो बेटा आंसर ये टिक होगा। समझ में आ गई। अब मेन काम देखो कितने, इसके बहुत हजारों स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये चलता जाता है गाड़ी। मेन काम था इस कार्बन कटाइन को स्टेबल करना, और देखो कितनी तरीके से इसने स्टेबलाइज किया। फिर से वहीं आ गया, फिर से वहीं आ गया, मतलब इसने पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइजेशन कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को हर एक एटम पे फटाफट भेज दिया। तो पॉजिटिव चार्ज तो रहा ही नहीं, टेंशन तो दूर हो गया और स्टेबिलिटी मैक्सिमम अटेन हो गई। क्लियर हुआ, एनी डाउट। सो अच्छा ये चीज क्लियर होगी ना, डांसिंग रेजोनेंस क्यों है, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूट के जा रहा है आपका, और सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है जिस वजह से हम इसको हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन का मतलब है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का आना, वी कॉल्ड एज कार्बोकटाइन।
अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको स्टेबलाइज करेंगे? स्टेबलाइजिंग फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो एक बात तो सीधी सी है बेटा, पॉजिटिव है जी, नेगेटिव वाले स्टेबलाइज करने वाले हैं, -i, -m, -h, ये स्टेबल करेंगे इसको। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, पहला आता है डांसिंग रेजोनेंस, जो प्रायोरिटी देनी है ना आपको, वो याद रखना है। दूसरा आता है दैट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक। पता है ना पार्ट ऑफ एरोमेटिक क्या है? हर एक एटम पर चार्ज का होना। एरोमेटिक कंपाउंड जिस पे चार्ज हो हर एक एटम पे, दैट इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ एरोमेटिक, विच इज स्टेबल। थर्ड आपको याद रखना है बैक बॉन्डिंग, इसको शॉर्ट में हम बीबी कर लेते हैं। फोर्थ फैक्टर जो उसको स्टेबलाइज करेगा कौन होगा? प्लस है -m। फिफ्थ फैक्टर स्टेबलाइज करेगा कौन? -h। और छठे नंबर पे जाएगा -i। और सातवें नंबर पे जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। ऑर्डर भी यही है बेटा, ऑर्डर भी यही है। एक ही एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? हेलोबेंजीन का। याद आया? हेलोबेंजीन कौन से थे बेटा? एक्स ग्रुप होते हैं हेलोबेंजीन्स। और ये जो एक्स होता है इनके पास दो चीज़ें होती हैं, या तो होती है इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो, चार है बेटा, लिख लो इसको एक बार, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या फिर आइडो। या फिर इनके पास होते हैं लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये -i शो करते हैं जी, और लोन पेयर की वजह से ये +m शो करते हैं जी। लेकिन इस केस में क्या कहा था हमने? -i इज मोर डोमिनेटिंग देन +m। बट आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना था? जैसे कि मैं अगर बात करूं स्टेबिलिटी की, अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो आप, और ये आ गया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, विच इज मोर स्टेबल और विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंस? फ्लोरो, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहां -i लिखते जरूर है लेकिन होता नहीं है बेटा, याद करो ये लोन पेयर था इसका, इन सब के पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये कार्बन है जी, ठीक है, ये लोन पेयर आने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इसका एक ऑर्बिटल भी बनाया था मैंने आपको, एक स्टेप आगे चल लो इसके, तो क्या होगा? फ्लोरीन डबल बॉन्ड, भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, तो ये जैसे यहां आएगा नीचे की तरफ तो ये वाला बॉन्ड आगे खिसकेगा, तो ये नेगेटिव यहां जाएगा और बाकी एज इट इज रहेंगे। मतलब इसके और इस कार्बन के बीच में क्या बना? एक बॉन्ड बना। लेकिन आपने बॉन्ड तो बना दिया, बाकियों में सब में भी सेम ऐसे ही होगा। लेकिन उस पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो बाई बॉन्ड बन रहा है बन कैसे रहा है? भैया ये लोन पेयर कौन से में है? ये लोन पेयर 2p के अंदर। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा रहेगा, वो ऑर्बिटल कौन सा है? 2p का ही है। तो यहाँ पे 2p की ऑर्बिटल बॉन्डिंग हुई। जब मैं यहाँ बात करूंगा तो ये लोन पेयर कौन सा है? ये वाला, और कार्बन तो वही है आपका 2p में। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हो ये 2p है, ये 2p है, ये 2p है। तो जरा सोचो किस में आसानी से रेजोनेंस हो पा रहा है, किस में आसानी से पाई बॉन्ड बन पा रहा है? बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। बात समझ में आई? तो यहां पर एक तरीके से बैक बॉन्डिंग हो गई। 2p का 2p में बड़ी आसानी से जा पा रहा है, लेकिन 3p का 2p में जा पाएगा क्या? 5p में इलेक्ट्रॉन 2p में घुस पाएगा क्या? इतने आसानी से नहीं जंप कर पाएगा क्योंकि ऑर्बिटल्स गैप हो गए। तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो स्टेबल होगा वो ये होगा, मतलब इस रिंग के अंदर, फ्लोरीन के रिंग के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन का जो रिंग है वो उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, और ये जो आइडोबेंजीन है इसके पास मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी।
बात समझ में आई? तो हेलोबेंजीन के केस में हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, रिंग के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बस इस चीज को ध्यान रखना, बाकी चीज तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। आया? क्लियर हो गया? नोट डाउन फास्ट। चलिए अब करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस। नाउ सी, आपको स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। पहला ले लेता हूं मैं, साथ ही साथ बनाते चलो बेटा। इसका मतलब समझे, ये क्या है? इस बीच को उठाऊं तो मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जैसे ये जो बनाया हमने, ये कैसा होगा, मतलब इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है? ये तो डीलोकेशन करने के बाद बताया आपने, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया। ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या रहा होगा? हाँ याद करो बेटा, ये नहीं था, यही तो था जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, इस वजह से ये बना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, एरोमेटिक है और चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ठीक है। हाँ जी, बताते जाओ किस किस में क्या क्या है। इधर बात करें तो क्या क्या मिलेगा बेटा इसमें, देखो, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, 3 डांसिंग रेजोनेंस है, इसमें डी आर है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। इसमें बात करें तो बेटा यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस है, और बीच में पार्ट ऑफ एरोमेटिक भी है। स्टेबल कौन हुआ ज़्यादा? डी। बस तुम ये पता कर लो कि इसमें से कौन सा क्या चीज़ है, फिर फटाफट हो जाएंगे काम। तो सबसे पहले कौन हो गया? डी। उसके बाद आई थिंक रीजन भी क्लियर है आपको कि क्यों है स्टेबल, आया समझ में? एक और क्वेश्चन देता हूं। हाँ जी बेटा बताओ, पहले तो सोचो क्या क्या है इसके पास। इसके पास क्या है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। इसके पास क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। इसके पास क्या है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक है जी 6, तो 6/4 एरोमेटिक हो गया।
तो ये भी पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। ये क्या है? देखो पॉजिटिव है, लोन पेयर है, पॉजिटिव है और लोन पेयर है। एरोमेटिक कैसे हो गया है? किस दुनिया में सो रहा है तो यार? क्या हो जाएगा? तो ये एरोमेटिक हुआ। 2/4 में हो जाएगा। एरोमेटिक की कंडीशन क्या थी? पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। एरोमेटिक है, ये बैक बॉन्डिंग का केस है। एक खाली है और एक लोन पेयर है जी। तो ये लोन पेयर इसकी तरफ नहीं जाएगा क्या? दिस इज बैक बॉन्डिंग केस। और एक और बात, यहां पर जो ऑर्बिटल है वो खाली कौन सा होगा? इसका 2p होगा और इसका भी 2p होगा। तो 2p पाई बॉन्डिंग बनेगी बैक बॉन्डिंग की तरफ। एरोमेटिसिटी रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, डबल सिंगल डबल होना जरूरी है। हो रहेगा यहाँ? तो फिर क्या ये प्लानर है क्या? नहीं है। sp3 क्या? हाँ, क्या कर रहा है? आ गया समझ में? ऑर्डर बता दो बेटा। सबसे ज्यादा कौन होता है? डांसिंग रेजोनेंस। तो पहला कौन आ गया जी? बी आ गया जी। उसके बाद कौन होता है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। अब पार्ट ऑफ एरोमेटिक में 2 आ गए जी, ये ठीक है। देखते हैं फिर कौन होता है? बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग इसमें लास्ट आ गया जी। अब इन दोनों में बात आती है, कैसे डिसाइड करें? बेटा सीधे सी बात, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ सिर्फ 3 ही बनेंगे, यहाँ पे बहुत सारा रेजोनेंस हो रहा है पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल जा रहा है, और यहाँ पे डबल सिंगल डबल बस। तो कौन स्टेबल हुआ? उसके बाद कितना आसान हुआ। जो चीज़ तुमने सीखी है अभी तक उसको अप्लाई करो, बहुत आसानी चीज़ों से निकाल दिया तुमने इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इसका बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। निकालो जरा, क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर? ना पार्ट ऑफ एरोमेटिक ये डांसिंग रेजोनेंस है, ये डांसिंग रेजोनेंस है, ये डांसिंग रेजोनेंस है। इसमें 2 डांसिंग रेजोनेंस है। इसमें बैक बॉन्डिंग है जी, लोन पेयर है जी, बैक बॉन्डिंग का केस आ गया। इसमें पार्ट ऑफ एरोमेटिक आ गया जी। इसमें 4/4 है, 4/4 है, मतलब एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या हो गया? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो एक बात तो क्लियर होगी कि पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट में जाएगा, तो मतलब E विल बी द लास्ट वन। ये बात तो क्लियर होगी? ठीक है, ऑर्डर में लिख लेना चाहिए, तो अगर नहीं लिखा तो पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट में। उसके बाद कौन आएगा? सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा ये होगा। उसके बाद बी होगा, डांसिंग रेजोनेंस वाले सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब इन दोनों में बात करते हैं जी। पार्ट ऑफ एरोमेटिक पहले आएगा और उसके बाद बैक बॉन्डिंग आएगा। कितना टाइम लगा करने में? कितना टाइम लगा बताओ? घना नहीं,
तो देखो कितना इजी हो गया, जो तुम चीज़ें पढ़ चुके हो उस बात को लेकर। अगर वैसे निकालने सोचते हैं ना तुम लोग, तो पता नहीं क्या क्या कर बैठते। सीरियसली बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ किस कंसेप्ट में जाते, किधर क्या करते, भगवान जाने। और फटाफट से काम हो रहा था मेरा। और यही चीज़ अप्लाई करनी है आगे भी ऑर्गेनिक के अंदर। एक और एग्जांपल देखिए बेटा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसी में एक चीज़ ले लो जरा एक बार। ये भी तो कार्बोकटाइन ही है बेटा, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ एक बार। दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल कार्बोकटाइन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, सीसी मतलब कार्बोकटाइन। ये जो कार्बन है ये कौन सी हैबिटेशन में? निकाल के देखो जरा। सिंगल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज sp2 होता है, डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज इज sp। बेटा सिग्मा बॉन्ड काउंट करो ना, हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास, तो हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? sp है, मतलब sp है मतलब 180 डिग्री है, लीनियर है, मतलब ये जो कार्बन है, ये जो बॉन्ड है, ये अपने आप को इधर खींचने की कोशिश करेगा, हाईली अनस्टेबल होगा, होगा ही नहीं होगा? तो इट इज हाईली अनस्टेबल। क्यों है बेटा? ड्यू टू ये स्ट्रक्चर रह ही नहीं सकता इसमें। sp हाइब्रिडाइजेशन है, 180 डिग्री मेरे को चाहिए, और जो दिख रहा है वो कितना? 60 डिग्री का आसपास दिख रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, E और F में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? विच इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी इन E एंड F? F या E? बेटा पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक इज ऑलवेज लीस्ट। लीस्ट में घुसाओ उसको, वो लीस्ट में जाएगा। समझ में आ गया? तो ये F इज मोर स्टेबल देन E। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। कहानी समझ में आई? ठीक है। अब ऐसा एक चीज अगर आपसे पूछूं, F और G में ले लेता हूं, ये दिस इज कॉल्ड एज विनाइल कार्बोकटाइन। कौन ज्यादा स्टेबल है? हाईली अनस्टेबल, सॉरी, हाईली अनस्टेबल, नॉट स्टेबल, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। हाँ जी, विनाइल कार्बोकटाइन। इसमें और इसमें कंपेयर करो, G एंड F के बीच। कहानी वहां पर भी वही है। क्या है? sp में है भैया, sp में है या नहीं है? सोचो जरा। एक कार्बन विद डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन है बस, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने, 2 सिग्मा बॉन्ड बने तो sp हाइब्रिडेशन में 180 डिग्री होना चाहिए। लीनियर होगा, लीनियर है। एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसमें एंगल स्ट्रेन था ड्यू टू रिंग। स्टेबल कौन है? G। तो यहां पर G इज मोर स्टेबल देन F। अगर E F G में बात करें तो, E F और G में बात करें तो सबसे पीछे ये जाएगा। गॉट इट? कहानी क्लियर हुई? तो एक ऑर्डर भी दे दिया जाए जो आपके मेन काम होते हैं। देखो आपने बहुत हाईली वाले स्टेबल पढ़ लिए, लीस्ट वाले स्टेबल पढ़ लिए। हाईली भी कम होते, लीस्ट भी कम होते, जो मैक्सिमम रेंज होती है ना वो बीच की होती है, जिसमें प्लस एम आई और यही मेन रोल प्ले करते हैं। तो इनका ऑर्डर भी याद रखिए बेटा, कैसे करते हैं। तो इन पे एक ऑर्डर तैयार कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा याद रखना। स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, हालांकि जो हाईली वाले उनको मैं हटा रहा हूँ, जो नॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है, वो होगा पीएच का मतलब ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकटाइन, मतलब बेंजीन देंगे। उसके बाद डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटाइन। इसके बाद खास ध्यान रखना है कि तुम्हारे काम की चीज़ है, 3 डिग्री मिथाइल कार्बोकटाइन।
उसके बाद आता है बेंजाइल कार्बोकटाइन। यहाँ खास ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटकाएंगे तुम्हारे। उसके बाद है आपका इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी डबल बॉन्ड सिंगल, सी सिंगल बॉन्ड सी पॉजिटिव। ये क्या होता था, तो ये हटा के ये आ गया, ये क्या है, अलाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, अलाइल कार्बोकटाइन। फिर तो तुम्हें आगे पता ही है, डेट इज 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकटाइन, उसके बाद मिथाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, ये जो मेन है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन द बेंजाइल कार्बोकटाइन, वाई। अच्छा, ये जो डेटा है ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्यों होता है, रीजन समझो जरा। CH3 ग्रुप है जी, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +H और +I। इसमें कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेबल करेगा, सेम स्टेबलाइज करता है। यहां पे बात करें, रिंग है, कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, सोचो जरा कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा इस कार्बोकटाइन पे अगर रिंग आ गया। फिनाइल पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, रेजोनेंस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल माना है, ज़्यादा मोर पावरफुल ग्रुप माना जाता है देन द हाइपर कंजुगेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा उल्टा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 3 हाइपर कंजुगेटिंग जो स्ट्रक्चर्स थे उनका इफेक्ट डोमिनेट कर गया रेजोनेंस से। समझ में आ गया। हालांकि बस इनकी वैल्यूज दी जाती हैं और कुछ नहीं है, और वैल्यूज के आधार पर इसको रटा जाता है। लेकिन आपको ऐसे याद रखो कि इसका जो रेजोनेटिंग जो इफेक्ट था वो डिमिनिश हुआ, कम हुआ, किसके कारण, इनके हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट के कारण। 1 लग रहा होता तो डेफिनेटली, 2 लग रहा होता डेफिनेटली जीतता, लेकिन 3 लग रहा है और प्लस आई भी दे रहा है। एक मिथाइल ग्रुप +H+I दे रहा है, जिसकी वजह से कार्बोकटाइन हाईली स्टेबलाइज होता है, मतलब इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट को डिक्रीज कर दिया है। याद रहेगा। हाँ जी बेटा, याद रहेगा। फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और करें और खत्म करो इसको। ये ऑर्डर लिख लेना, डू फास्ट। चलिए, क्वेश्चंस हैं लास्ट, बस यही है। आफ्टर दैट एंड, फिर कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल का कल खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करें बेटा। फर्स्ट को देखिए बेटा, क्या क्या है इसमें। कार्बोकटाइन्स को स्टेबल करना है, वी हैव द पॉजिटिव चार्ज। लेट्स सी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जब तक आप क्वेश्चन उतारो। 4th लास्ट ले लेते हैं एक। ये ले लेते हैं लास्ट, ठीक है। हाँ जी बेटा, इस पे बात करें। फर्स्ट पे क्या क्या चीज़ें मिली है सोचो। NO2 है, कौन कौन सा इफेक्ट देने वाला है। NO2 डबल बॉन्ड होता है, N डबल बॉन्ड O, तो डबल है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो -M और -I दोनों देगा। फ्लोरीन सीधी सी बात है, -I, M इफेक्ट हम बोलेंगे नहीं, इसका लिखेंगे बस -I और कुछ नहीं। OCH3 लोन पेयर है जी, लोन पेयर है तो लोन पेयर मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, +M और ऑक्सीजन है, खींचेगा अपनी तरफ। CH3 कौन सा देगा सोचो बेटा, सीरीज याद होनी चाहिए वरना कुछ भी काम नहीं कर पाओगे आगे। हाँ जी, प्लस को अब देखो डोमिनेटिंग कौन कौन से होंगे, इसमें -M होगा, इसमें -I होगा, I इफेक्ट को डिक्रीज करेंगे और यहाँ पे H इफेक्ट देखेंगे। कर सकते हैं हम, देखते हैं कौन किसको बढ़ा रहा है, कौन किसको घटा रहा है। प्लस प्लस को बढ़ाता है, माइनस माइनस को बढ़ाता है। तो प्लस है माइनस है घटाएगा, प्लस है माइनस है घटाएगा, प्लस है माइनस है घटाएगा,
प्लस है प्लस है बढ़ाएगा, प्लस है बढ़ाएगा। तो पहले बढ़ाने वाले की बात कर लें स्टेबिलिटी में, तो प्लस एम और प्लस एच, कौन प्लस एम, तो सबसे पहले कौन गया दैट इज डी, उसके बाद कौन गया ई। अब बच गई ये 3, ठीक है। अब इसमें से भी जो ज़्यादा पावरफुल है, जितना ज़्यादा बढ़ाता उतना ज़्यादा घटाएगा, तो ये सबसे लास्ट में घुस गया, तो ये ए हो गया लास्ट में। अब इन दोनों में बात आई जी, अब इनमें क्या बोला था हेलो के अंदर, क्या देखना है हमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, फ्लोरीन के पास रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इसको ज़्यादा स्टेबल करेगी, तो इसका मतलब कौन हो गया बी, और लास्ट में जाएगा सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें OCH3 क्या करेगा, प्लस एम है, CH3 प्लस एच है, प्लस आई, मैं से मेन लिख रहा हूँ इसका, जैसे माइनस आई भी होगा इसका और इसका प्लस आई भी होगा। CCl3 का क्या होगा, माइनस एच, इकलौता रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का केस था, याद है आपको, माइनस एच, और Cl3 जुड़े 3 तो खींचेंगे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए माइनस आई भी है, लेकिन डोमिनेटिंग तो एच को मानेंगे हम लोग। NO2 माइनस एम और माइनस आई, और Cl माइनस आई। ज़रा देखते हैं क्या है केस, ये तो हटा दो, प्लस को प्लस बढ़ाएगा, प्लस को प्लस बढ़ाएगा, प्लस को माइनस घटाएगा, प्लस को माइनस घटाएगा और घटाएगा। बढ़ाने वाले पे बात कर ले, कौन बढ़ा रहा है, ए और बी बढ़ा रहे हैं, ये एम है और ये एच है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ए सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी। अब इन तीनों में बात करते हैं, इन तीनों में सीधी सीधी बात होगी, एम है, एच है, आई है, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो सबसे पहले कौन आएगा फिर डी, उसके बाद कितना आसानी से निकाला, बिना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है, बढ़ानी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रिपेलिंग है, हालांकि वो सब लिखना है बाद में। जो खींच रहा है नीचे की तरफ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन या ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट या ड्यू टू आई इफेक्ट। वो लाइन लिखा देंगे आपको किस तरह से लिखना है एग्जाम में। हाँ हाँ ऑब्वियसली सही कह रही है भैया, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप होता है उतना ज़्यादा बढ़ाता तो घटाएगा भी, इसने उल्टा बोल दिया था बस और कुछ नहीं। तो डी सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद आएगा दैट इज सी, और उसके बाद आएगा दैट इज ई। ये ऑर्डर होगा बेटा। स्टेबिलिटी की बात करें, इसमें बात करें प्लस एच और प्लस आई, हालांकि आई को इफेक्ट को मानेंगे नहीं। इधर बात करें मेटा पे, वेरी गुड, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेटिंग इफेक्ट काम नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। इधर हाइपर कंजुगेशन भी काम करेगा, प्लस आई भी काम करेगा। इधर OH है जी, OH को कैसे याद रखें, एक तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचेगा, तो माइनस आई तो हो गया। दूसरा इफेक्ट सोचें इसका जरा, OH का जरा याद करो, कनाडा से नाइट में शाइनिंग सूरज आकर बोला कार एंड कार, ये था किसका, माइनस एम का। प्लस एम का क्या था, सी नंबर 1 2 3 ऑल मतलब OH ग्रुप, फिनॉल या अल्कोहल, याद आया। तो ये क्या है, प्लस एम, और आप ऐसे भी याद कर सकते, फंक्शनल ग्रुप हो गया तो प्लस माइनस में आएगा ही, एम में मेसोमेरिक में आएगा ही आएगा। अब जरा सोचते हैं क्या कर रहे हैं, प्लस है बढ़ाएगा, प्लस है बढ़ाएगा, प्लस एच है बढ़ाएगा, प्लस है माइनस है, ना 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 ना, कौन सा माना जाएगा, प्लस एम माना जाएगा, ना कि आई, तो बढ़ाएगा जी। बताइए जी, सब बढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा, डी इज द मेजर। उसके बाद अब हाइपर कंजुगेशन में 2 आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, लेकिन ये बात श्योर होगी कि बी जो है वो लास्ट में गया, तो बी को तो लास्ट में पटक दो। अब इन दोनों में कंपेयर करो, फर्स्ट और सी में। अब जरा देखो हाइपर कंजुगेशन है,
हाइपर कंजुगेशन है, दोनों का प्लस आई था। डिस्टेंस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो बेटा सेम है। अल्फा हाइड्रोजन को देख लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने 3 मिलेंगे, इसके पास भी 3 मिलेंगे, तो हाइपर कंजुगेशन के आधार पे नहीं बता पा रहे, तो किसके आधार पे बात करें, आई इफेक्ट के आधार पे। अब आई इफेक्ट के आधार पे इसमें कैंसिल मत करो, इस पर देखना पड़ रहा है तुम्हें, तो प्लस आई हाइपर कंजुगेशन देखना हो तो अल्फा हाइड्रोजन देख लेना बस। अगर अल्फा हाइड्रोजन में कोई दिक्कत आई तब तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन का रूल लागू हो जाएगा, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए तो दूसरा इफेक्ट देखो बेटा। और हमें पता है आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो डिस्टेंस कौन जिसके पास में होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, दूर में होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम देगा, तो कौन होगा ज़्यादा, सी। और उसके बाद ये बच्चे मैक्सिमम गड़बड़ करके आने वाले होते हैं, सोचते हैं पैरा है, पैरा पे ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू सिमेट्री, बट ऐसा नहीं है, पैरा पे सिमेट्री नहीं, अगर आई इफेक्ट लग रहा है तो फिर बेटा वो लीस्ट पे गया। लास्ट वाला केस देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ ये जो कार्बन है वो कौन से हाइब्रिडेशन में है, सिंगल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन है किस में है, 3 सिग्मा है, तो मतलब ये जो कार्बन है किस में है, और ये जो कार्बन है ये किस में, ये विनाइल कार्बोकेटाइन है, sp। अब पहली चीज EDE इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब ये सारे इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब किस में काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले दिन एक लाइन की थी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो किस पे लागू होता है, जब एटम सेम हो, हाइब्रिडेशन सेम हो। लेकिन यहां तो चलो हम लगा सकते हैं, इसके केस में नहीं लगा पाए, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो गई। जब हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो गई तो कंसेप्ट लगता है आपका या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या फिर हाइब्रिडाइजेशन का, बस समझ में आ गई बात। तो यहाँ प्लस आई माइनस आई प्लस एम का इफेक्ट नहीं लागू करेंगे, यहाँ किसका इफेक्ट लागू करेंगे, हाइब्रिडेशन इफेक्ट का, मतलब S% का या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जहाँ हाइब्रिडेशन अलग हो। इन तीनों में बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बताते जाओ। अब सीधी सी बात है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज अलाइल एंड दिस इज विनाइल। हालांकि आपका ऑर्डर लिखवा चुका हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कौन होगा, अलाइल कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि अलाइल कार्बोकेटाइन में क्या मिलता है बेटा, सॉरी सबसे ज़्यादा कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इन कार्बन का क्या है, प्लस HB है, प्लस IB है, जो डोमिनेट कर जाता है, रेजोनेंस से भी ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। उसके बाद अलाइल, अलाइल में क्या होता है बेटा, अलाइल में देखो डबल सिंगल डबल पॉजिटिव, मतलब रेजोनेंस आ गया, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। उसके बाद 2 डिग्री, और विनाइल कार्बोकेटाइन में तो कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, और वो भी यहाँ पे ये जो कार्बन लगा है इसे छीन रहा है, पाई बॉन्ड है, तो और ज़्यादा इसको अनस्टेबल क्रिएट करेगा, तो कौन हो गया, डी लास्ट में गया। तो ऑर्डर क्या बन गया, आप लिख लोगे अब, दिस इज द एंड ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।